लास्ट एपिसोड में देखते हैं मिराई मास्टर से लड़ने के लिए तैयार रहता है और मास्टर कहता है अच्छा आप कुछ जानने का इरादा जाहिर करने की कोशिश करो। मिराई कहता आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। मास्टर कहते तुम क्या सोचते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मारने के इरादे से लड़ो। अब मेरे बताए रास्ते पर चलो, इससे तुम्हें ये समझ मिलेगी कि मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। होंजिन कहते क्या जानलेवा इरादे से उसका मतलब, होंजिन कहते क्या जानलेवा इरादे से उसका मतलब उस बात से है जो मिराई ने हमारी फाइट के दौरान मुझे दिखाई थी। मैं मिराई को फिर से अपने जानलेवा इरादों को जाहिर करते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मास्टर कहती ठीक है अब तुम्हारी बारी है। इससे मेरा अपने फेस के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बदल लेता है जिसे हुन चिल्लाते हुए कहती वो बहुत ही प्यारा है, जारी रखो, मैं इस भाव को फिर से देखना चाहती हूँ। मास्टर उसके फेस को देखते हुए कहती ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ भी नहीं समझते, लेकिन ये ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है। क्या तुम जानते थे कि अब तक जानवर कैसे रहते थे? यूसुमा जनजाति ने जंगल में जानवर के जीवन रहने के तरीके का, यूसुआमी जनजाति ने जंगल में जानवर के जीवित रहने के तरीका का अध्ययन करने में काफी समय बिताया है। बाहर से देखते हुए उनका जीवन जीने का तरीका आसान लगता है, लेकिन वो सच में काफी मुश्किल है, खासकर क्योंकि उनका हर काम उनकी बचने की उम्मीद पे असर डालता है। अब से जो तुम्हें सीखना है वो सिर्फ फिजिकल एबिलिटी के बारे में नहीं है, तुम्हें जानवर की तरह उनकी गुस्सा भरी ताकत, चालाकी और बेरहमी सीखनी होगी। राजीव से पोस्ट बनाते हुए कहते दिखाना ही मानना है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे किसी शख्स को ये बात तभी समझ में आएगी जब वो खुद इसका एक्सपीरियंस करेगा। अब आओ शुरू करो। जिसे मिराई जाके उस पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर उसके अटैक से बचते हुए अपने चमचे से अटैक कर देती है और वो तीनों ये सब देखते हुए काफी बोर नजर आ रहे होते हैं। और नायरी बताती पहले तो मुझे शक हुआ, लेकिन वो ग्रैंडपा सच में कुछ खास है। अभी तो शायद जो मिराई के बॉडी पे कुछ लिमिट लगी हुई है, लेकिन वो ओल्ड मैन मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा मुकाबला कर रहा है। अगर मिराई थोड़ा ध्यान लगाए तो इस स्पीड पर वो अपनी फिजिकल रुकावट को तोड़कर आजाद हो सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि उसकी जीतने का इच्छा शक्ति पहले से मजबूत हो गई है। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि फ्यूचर में उसमें कितना सुधार आएगा। उसे टमाटर देते हुए कहती ये लो, ये तुम्हारे लिए नायरी। नायरी कहती क्यों, लेकिन थैंक्स। और बताया जाता मिराई कुछ दिन ऐसे ही लगातार ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन वो फेल्ड रहा। इस दौरान सुधार करे। मास्टर अपने मन में कहते ये समझ में नहीं आता कि उसके पास साफ साफ बहुत ही पावर है, लेकिन उसके लड़ने का तरीका बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। उसे क्या हिचकिचाहट हो रही है। मास्टर मिराई के अटैक से बचते हुए कहते क्या तुम जानते हो कि एपिस प्रेडेटर क्यों लड़ते हैं? मिराई को इससे कुछ समझ में नहीं आता तो मास्टर कहती है उनके पास पहले से ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब वो लड़ते हैं तो अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। तुम क्या सोचते हो कि ऐसा है? मिराई कहता मुझे नहीं पता। मास्टर कहते सच कहो तो जवाब सवाल में ही है। वो इतने जबरदस्त लड़ते हैं कि उनके पास पहले से सब कुछ है जो वो चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो हार गए तो सब कुछ खो देंगे। तुम क्यों करते हो फाइट? मिराई भी हैरानी से कहता मैं क्यों करता हूँ फाइट? मास्टर कहती हाँ सही कहा। मिराई कहता क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। मास्टर कहती है किस पर? मिराई कहता मैं हारता रहता हूँ, जिन लोगों की मुझे परवाह है। मास्टर ये सब सुनते हुए कहती अपनी फीट बाहर रखे। इससे मिराई हैरान रह जाता है। मास्टर अपने फिंगर को उसे पंच पर रखते हुए कहती है तो तुम अपने पास जो है उसे खोना नहीं चाहते है ना? इसका मतलब है कि तुम लड़ रहे हो किसी को बचाने के लिए, परिणाम जो तुम्हारी मुट्ठी के दूसरे छोर पर है। यही रीजन है कि तुम्हें जरूर जीतना चाहिए। ठीक है हमारा ट्रेनिंग खत्म होता है, तुम्हें कल क्लब में जाके लड़ना चाहिए। हेयुन कहती बहुत ही बढ़िया मिराई। नायरी भी कहती वाह। अपने मन में कहती वो ओल्ड मैन तो अमेजिंग है, उसने मेरी मदद के बिना ही मिराई के प्रॉब्लम का पता लगा लिया। मास्टर कहते मुझे उम्मीद है कि आज जो तुमने सीखा वो फ्यूचर में काम आएगा, लेकिन मिराई अपने पंच को ही देख रहा होता है। मास्टर कहती अब सोने का समय हो गया है। वो सभी सोने लगते हैं। मास्टर कहती है नींद ट्रेनिंग का एक और जरूरी हिस्सा है। होंजिन कहती आज आपकी कड़ी मेहनत के लिए थैंक्स। और हेयुन कहती ये बहुत ही ज्यादा आरामदायक है। छत से उल्टी हुई ये चीजें क्या है? होंजिन कहती है वो हमारे डॉल है जो जनजाति से परंपरा से जुड़ी हुई है। हम उन्हें उन लोगों का सम्मान देने के लिए बनाए हैं जो पहले ही चले गए हैं। कहानी है कि उन डॉल के अंदर की सोल हमें प्रोटेक्ट करेंगे और सीरियस खतरे के समय। अब बिस्तर पे जाओ, देर हो रही है। हेयुन कहती ठीक है। और अगले दिन अनाउंसमेंट होने लगता नंबर 42 50वीं मंजिल पर पहुंचे और बार बार ही अनाउंसमेंट होने लगता है जिससे उन लोगों का आँख खुलता है। होंजिन कहती है होंजिन कहते उस समय सच में क्या चाहते हैं? मास्टर कहते यही रीजन है कि मैंने तुमसे कहा था अलग नहीं दिखना चाहिए। वहाँ से जाते हुए कहते मैं हैरान हूँ कि वो मुझे देखना चाहते हैं, मिराई क्यों नहीं? खैर जो भी हो मैं आपसे बाद में मिलूंगी। मास्टर कहती होंजिन कहती हाँ तुम्हें कभी पता नहीं होता कि क्या हो सकता है, तो इसलिए हमेशा सावधान रहे। होंजिन कहती ठीक है मैं इसे ध्यान में रखूंगी फादर। मास्टर चिढ़ते हुए कहते तुम छोटी शैतान, मुझे तुम्हें हमेशा मास्टर कहना चाहिए, ये तुम्हारे ट्रेनिंग का हिस्सा है। होंजिन हंसते हुए कहती माफ करना क्योंकि हम घर पे हैं इसलिए ये बात निकल गई। खैर मैं आपसे बाद में मिलूंगी। और होंजिन वहाँ से जाने लगते और मास्टर अपने मन में कहते कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुछ गलत ना हो। 50वें फ्लोर का देखता और कोई कहता वो यहाँ है। जूमगन कहती बस इस हॉल में नीचे चले जाए।
आप योर के ऑफिस में मिलेंगे। होंजिन कहती ठीक है और जूमन उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहता प्लीज ध्यान रखे। इससे होंजिन अपने मन में कहती है वो गार्ड मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या अपर फ्लोर में इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है? यार मुझे पहले ये सुनना है कि योर क्या कहता है। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली इसलिए मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। तभी वो जूमन क्रीपी की तरह हंसने लगता है और रूम से आवाज आता तुम यहाँ हो नंबर 42, मेरा मतलब है होंजिन। यही योर होता है जो कहता वेलकम। संभवतः मुझे अपने इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है ना? होंजिन कहती खैर ये अजीब लगेगा अगर मैं आपको नहीं जानूंगी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? योर कहते क्या तुम्हें पता है कि मैं हाल ही में अच्छे और हाई क्लास के इंसान ढूंढने में बहुत ही मुश्किल झेल रहा हूँ। शायद आप कोई टैलेंटेड लोग बाकी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा मामला नहीं था। होंजिन कहते तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? अभी हम देखते कोई होंजिन का मुंह को दबाने लगता है और योर कहता मैं जानना चाहता हूँ मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ना? ये इसलिए क्योंकि हाई क्लास वाले इंसानों का स्वाद अच्छा होता है। इससे वो काफी हैरान रह जाते और कहती फादर। दूसरी तरफ मास्टर को देखते जो कहते उसको गए हुए काफी समय हो गया लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। अभी वहाँ से कोई आने लगता है जिससे मास्टर कहते तुम यहाँ हो होंजिन, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? अभी हम देखते एक हट्टा-कट्टा मैन आते हुए उसके सामने एक थैला फेंकता है जिससे मास्टर हैरान रह जाते हैं और मास्टर कहते तुम कौन हो? होंजिन कहाँ है? वो बंदा कहता है ये नंबर 42 है और नंबर 356 कहाँ है? जब वो थैली को खोल के देखती है तो काफी घबरा जाती है क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ उसमें उसका सर होता है। इससे मास्टर कहते ये क्या बकवास है? क्या तुम मेरे लिए कोई तोहफा लाई है? क्योंकि हम देखते उस पोटली में हमारी नायरी होती है। इससे वो बंदा भी हैरान कहता है ये क्या हो रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हारे लिए नंबर 42 का सिर लाया हूँ। अभी नायरी कहती मिराई और हम देखते मिराई उसके फेस पे जबरदस्त किक जड़ देता है। इसे वो बंदा कराहते हुए जमीन पे गिर जाता है और मास्टर कहते क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मिराई कहता हाँ। मास्टर कहते अब समय आ गया है कि इसे परखा जाए। अपने मन में कहते मैं खुश होकर मैं बिना किसी बात के चिंता था, वह ग्रीन क्रीचर सही था, सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जब जो हम जाने लगकर कहते हैं मैं आपसे बाद में मिलूंगी। तभी नायरी कहती है एक मिनट रुको, मैं मिराई की ट्रेनिंग का फल देखना चाहती हूँ। क्या एक जूम गन किसी कमजोर इंसान से ज्यादा अच्छा ओपोनेंट नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं? होंजिन कहते तुम अचानक किस बारे में बात कर रहे हो और तुम इतना अलग क्यों दिख रही हो? नायरी कहते तुम उस क्लब के टॉप फ्लोर पे जा रहे हो है ना? होंजिन कहती हाँ लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है? नायरी कहती हाँ तुम्हारी मुलाकात उस जनरल से होने की संभावना है जिसने आर्लो की जगह ले ली है। मुझे लगता है वो मिराई के लिए एक अच्छा ओपोनेंट होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। फिर हम उस समय का सीन देखते जब वो बंदा होंजिन को पकड़ लेता तभी वहाँ पे नायरी आती है जो कहती है चलो उस कमीने को एक साथ मार डालो। हेलो मुझे यकीन है कि तुम नहीं जानते होगे कि मैं यहाँ हूँ। यॉर्क कहता वो क्या है? नायरी कहती तुम जरूर यॉर्क होगे, क्या तुम वही हो जिन्होंने ये झूठी रिपोर्ट लिखी? यॉर्क कहता तुम कैसे जानते हो कि मैं कौन हूँ? जल्दी करो और उस क्रिएचर को खत्म कर दो नंबर 8। लेकिन नायरी हंसते हुए कहती ये लो ये नंबर 42 का सिर है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और नंबर 356 के सिर भी मांग लेनी चाहिए। नंबर 8 कहता तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? तभी नायरी उसके दिमाग में कुछ करती है जिससे वो बंदा कहता अच्छा ये नंबर 42 है, नंबर 356 कहाँ है? तो बार बार ऐसे ही बोलने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। इससे योर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? और नायरी अपने मन में कहता है मिराई उस शख्स का यूज वार्म अप के लिए कर सकता है। और होंजिन भी अपने आप को संभालती है और योर कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम नंबर 8 से इस तरह छुटकारा पालोगे। तभी होंजिन कहती है हालांकि तुम बहुत ही शांत दिख रहे हो। इससे योर को उसे देखता है और उसके तब आगे बढ़ते हुए कहती है नायरी से मैंने सुना है कि तुम फाइट के मामले में बिल्कुल ही बेकार हो। नायरी की डाटा बताती है कि तुम सच में कमजोर हो। क्या तुम अब तक इंसानों को इसी तरह खाते आए हो इन गंदे तरीकों पर भरोसा करके? क्या तुमने ये 50 मंजिल की बिल्डिंग सिर्फ उन अच्छे और बेहतरीन इंसानों को चुनने के लिए बनाया था जिसका तुमने जिक्र किया था? और काफी गुस्से में कहते तुम इन शर्मनाक चालों का यूज करके सैकड़ों इंसानों को गुमराह किया है यॉर्क। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं जाने दूंगी, भले मैं ऐसा करने की कोशिश में मारी जाऊँ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारे पैराडाइज को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यॉर्क हामी बढ़ते हुए कहता फिर आगे बढ़ो, वैसे भी मैं यही चाहता था। इससे होंजिन काफी हैरान कहती क्या? और यॉर्क एक तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है जो शख्स अभी चश्मा पहने हुए गया है वही मेरा मैनेजर है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे नंबर 8 क्यों कहते हैं? अब तक तुम जैसे बहुत से इंसान जान लगा कर लड़े हैं, कुछ तो मैनेजर को भी हरा पाए थे। वो 8वां मैनेजर है इसलिए उसका नाम नंबर 8 है। ये है नंबर 42। होंजिन कहती कुछ भी मजाकिया करने की कोशिश मत करो, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और वो बुक को खोलते हुए कहता ठीक है लगता है तुम सही हो मेरी चालाकी दिखाने की बात में। क्या तुम नहीं जानती इतने समय तक बचने के लिए मुझे कितनी चाल चलनी पड़ी है? हम देखते उस बुक में एक बटन होता है जिसे वो दबाता है और यॉर्क कहता है जबकि मैं इतना कमजोर हूँ। तभी हम देखते होंजिन के नीचे एक दरवाजा खुलता है और वो दोनों नीचे गिरने लगती है और सिस्टम कहती है मुझे ट्रैप की उम्मीद नहीं थी। होंजिन कहती है डैम इट वो कमीना, और वो जाकर नीचे जमीन पर लैंड करती है और अपनी चारों ओर देखते हुए कहती है मैं कहाँ हूँ? क्योंकि हम देखते हुए एक बड़ा सा अरीना होता है और यॉर्क कहता मैंने पहले ही बेहतरीन
इंसानों की पूरी जानकारी निकाल चुका हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन मैंने ये क्लब किसी शौक से नहीं बनाया था। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे तुम जैसे कोई नॉर्मल इंसान मिटा सके। नंबर 42, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी माँ होंग जुन हान और तुम्हारी छोटी बहन यूजिन किम ये सब 2 साल पहले गायब हो गए थे। इसे होंजिन काफी हैरानी कहती, क्या अभी हम वहाँ पे 2 अजीब से लड़कियों को देखते जो हंस रहे होते हैं। होंजिन कहती, मॉम यूजिन तुम्हें क्या हुआ है? योर कहता, ये कमाल है ना, क्या उन्हें मार सकती हो? नारी कहती, ओ माय, तुमने उन्हें जूम गन में नहीं बदला, लेकिन तुमने उन्हें एक साथ जोड़कर एक काइमेरा बना दिया। तुमने नेटिव फेस सीखा, एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड कब चुराया? लेकिन वो दोनों काइमेरा हंसते हुए होंजिन के पास पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिससे वो कर रह जाती है और उससे बचने के लिए आगे और भागती है। इसे योर कहता, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी करो और लड़ो, अभी एक पंच मारो। मैंने सोचा था कि तुम लड़ने में अच्छे हो। लेकिन होंजिन काफी गुस्से में होते और उसे देखते हुए उसकी तरफ ही बढ़ती है और कहते, तुम गंदे नाली के कीड़े, ऐसा कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। योर कहता, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं ऐसा बार लगाऊंगा जो आसानी से टूट जाएगी? लेकिन सबसे जरूरी बात है कि मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसके तुम्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो काइमेरा जाके उसे पकड़ लेता है, जिसे वो कराने लगती है और काइमेरा होंजिन के गले को दबाने लगती है। लेकिन योर साइको तरह हंस रहा होता है। गला दबाने के कारण होंजिन के आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो कहती है, मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचकर नहीं जाने दूंगी। अगर मैं मर भी गई तभी मैं वापस आकर तुम्हें डराऊंगी। योर्क और बताया जाता है, ईमानदारी से कहूँ तो योर्क को इंसानी मीट से भी ज्यादा यही चाहिए था। वो इंसानों को चिड़ियाघर के जानवर की तरह कैद देखना चाहता था। हमने एक बंदे को देखते जो कहता, हाउ पेथेटिक, इसे ले लो, क्योंकि पिंजरे में एक शेर बंद होता है और हमें बताया जाता है और बताया जाता है वो उनकी आजादी छीन लेना चाहता था और उन्हें टूटते बिखरते हुए देखना चाहता था और उसी दौरान अपने आप को उनसे ऊपर समझकर डूबा रहता था और उन्हें नीच समझकर घूरता था। और योर्क साइको की तरह कहता, हाउ पेथेटिक, और इसे एंजॉय करते हुए काफी पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी वॉकी टॉकी से आवाज आता, हम मुसीबत में है सर, एक इंसान 50वीं मंजिल पर पहुंच गया है। इसे योर्क कहता, डैम इट, अब क्या है? मुझे परेशान मत करो तुम कमीनो, ये मेरे लिए एक जरूरी पल है। तभी वहाँ का डोर खुलता है जिससे वो भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे नंबर 8 का बॉडी आके गिरता है और मास्टर कहते, इसमें 10 सेकंड लगा, नहीं इतना भी नहीं, शायद 5 सेकंड। तुमने मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर किया, कांग्रेचुलेशन मिराए, तुम आखिरकार फिर से नॉर्मल हो गए हो। और मिराए उसके सामने आते हुए कहता, क्या तुम योर्क हो? योर्क कहता, तुम कौन हो? मिराए लड़ने के लिए तैयार रहता और कहता, ये अच्छा है। और हम देखते हैं काइमेरा भी होंजिन के सामने खड़ा होता है, जिससे मिराए का ध्यान उस पर जाता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिराए कहता, बुरे लोगों के बारे में क्या? इसे मास्टर कुछ समझ नहीं पाते और मिराए कहता, क्या मुझे उसे भी ग्रीट करना होगा? मास्टर कहते, खैर अपने ओपोनेंट का ग्रीट करने का मकसद उनसे ज्यादा खुद का सम्मान करना है, लेकिन अगर तुम उन्हें इतने बुरे समझते हो को सुधर ना पाए। मिराए कहता, तब और योर्क के पास अटैक करने के लिए पहुंचे तर कहता, तुम उन्हें तुरंत ही मार सकते हो। और योर्क के फेस पे जबरदस्त अटैक हो जाता है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। हेयुन कहती, क्या सब कुछ ठीक है? इससे मास्टर ध्यान उस पर जाता है और वो कहती है, जब सब चले गए हैं तो तब भी आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको थोड़ी नींद लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मास्टर कहते, इस समय मेरे जैसे ओल्ड मैन क्या ही कर सकता है ताजी हवा के अलावा? तुम कैसे हो? तुम क्यों नहीं जाके सो लेते? हेयुन कहती, मैं सो नहीं सकती। इससे मास्टर कहती है, क्या तुम्हारे मन में कुछ है? हेयुन कहती, जब हर कोई बाहर कड़ी मेहनत कर रहा हो तो सोना ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहती। ऐसा लगता है जैसे मैं उनके लिए बस एक बोझ हूँ। मास्टर उसे देखते फिर कहते, किसी भी काम में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि हर कोई अपनी अपनी तरह से आगे बढ़ता है। कुछ फूल सिर्फ वसंत ही खिलेंगे, तो कुछ फूल को खिलने से पहले पतझड़ के आने और जाने का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें इस बात पे ध्यान देनी चाहिए कि तुम अभी क्या कर सकती हो। जल्दी तुम अपने मजबूत इरादों का फल पाना शुरू कर दोगे। ऐसा ही है, हर कोई अपने स्पीड से चलता है। दूसरी तरफ मिराए योर्क पे अटैक कर देता है। इसे योर्क टप्पा खाते हुए जमीन पर गिर जाता और कहता है, ये क्या बकवास है? नायरी भी कहती, मिराए तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? ऐसा लगता है जैसे उस ओल्ड मैन के साथ ट्रेनिंग सफल रहा। मिराए कहता, जब मैं एक बार आर्लो को मार दूं तो मुझे आर्लो से निपटना चाहिए, है ना? इस बात से नायरी भी हैरान रहती है और मिराए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसे योर्क मिराए को देख कर काफी घबरा जाता है और नायरी उसे रिकॉर्ड करते हुए कहती है, ओह माय, तुम तो बहुत ही सीरियस हो गई हो। मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने दूर तक आ गई हो। और मिराए उसे लगातार मारने लगता है, जिससे योर्क चिल्लाने लगता है और कहता है, क्या तुम नंबर 356 नहीं हो? तुम नंबर 42 से हार गए। तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन मिराए उसे लगातार मारने लगता है और उस पर एक जबरदस्त हिट करता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता और कराने लगता है। तभी हम उसके कोठरी में किसी चीज को देखते हैं और वहाँ से शोर गूंजने लगती है, जिससे नारी कहती है, वाह, ये जगह बिल्कुल नेटिफाइसी की लैब जैसी दिखती है। मिराए उसके तरफ आगे बढ़ता है। इसे योर्क कहता, मैंने कहा बहुत हो गया। अपने कोट को फैलाते हुए कहता, तुम्हारी हिम्मत
कैसे हुई मुझे मारने की। और हम देखते उसमें काफी सारे बटन होते हैं और कहता मुझे नीचे नजर से मत देखो, और उसे एक्टिवेट करने लगता है जिससे लेफ्ट दरवाजे खुलने लगते हैं, उसमें से कई सारे कैमरा नीचे को आने लगते हैं और उसे भी हंसते हुए मिराई की तरफ बढ़ते हैं। योर कहता उस बदमाश को अभी पकड़ो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और उसकी बॉडी मुझे ला के दो, मैं तुम्हें दया की भीख मांगने पे मजबूर कर दूंगा। मिराई अपना बोन छोड़ देता है। इससे नायरी भी हैरानी से उसे देखते और हमें बताया जाता है वो सलाह जो जियो ने दूसरे दिन मिराई को दी। दूसरों को ये साफ दिख सकता है लेकिन इससे मिराई को आने में मदद मिली। एक अनफेमिलियर जवाब। मिराई उन पे अटैक करने लगता है। हमें बताया जाता है बस उसे जीत की जरूरत थी, उस रास्ते पे कोई नहीं मरेगा। ये सब देख के तो योर के पसीने छूट रहे होते हैं। नायरी काफी एक्साइटेड से ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है और कहती है वो बिल्कुल सही समय पे डॉज कर रहा है और उसके बाद एकदम सही समय पर हमला भी किया। अब वो जीतने के इरादा से लड़ रहा है। मास्टर अपने मन में कहते बिल्कुल सही इंसान हमेशा से दिलचस्प क्रिएचर रहा है। रवैये में छोटा सा बदलाव भी उनके हमले की पावर में बड़ा असर डाल सकता है। यॉर्क और भी बटन को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और वहाँ पे काफी सारे कैमरा को देखकर हमें बताया जाता है ये बात यह है कि जब तुम किसी ओपोनेंट के सामने शांत रहते हो उतना ही अच्छे तरह से तुम अंदर छुपाए हुए गुस्से को दिखा पाते हो। शांत रहकर सही मौके का इंतजार करके जीत को पकड़ लेना। तुम अपने ओपोनेंट पर ज्यादा दबाव डाल दोगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि वो पहले ही हार चुके हैं। तभी वो सारे कैमरा में हलचल होने लगता है। मिराई उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इससे यॉर्क काफी ज्यादा घबरा जाता है। मास्टर कहते ये वही पावर है जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी। इससे यॉर्क के पसीने छूट रहे होते हैं। पियर ब्लड लॉस्ट और मिराई से जबरदस्त तरह से एनर्जी निकल रहा होता है। और मास्टर अपने मन में कहता है यहीं पर मेरा रोल खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरे बच्चों से अलग सही रास्ते चुनोगे। मिराई यॉर्क की तरफ आगे बढ़ना वो काफी घबराते हुए पीछे और जाने लगता है और घबराते हुए कहता है नामुमकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम उन सभी को मार डालो। चिल्लाते हुए कहते तुम मेरे और करीब आने की हिम्मत मत करना। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ इंसानों के साथ खिलवाड़ किया है? इसमें गलत किया है। तुमने भी तो यही किया। तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। तुमने मेरा ऐसा मजाक उड़ाया जैसे कोई पिटेटिक क्रिएचर हो। तुमने ही शुरू किया था तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये तो बस बदला है तो फिर मुझे क्यों मारना है? इसका कोई संबंध नहीं है। मिराई कहता तुम मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारा नाम यॉर्क है। इससे यॉर्क रोते हुए कहता क्या? मिराई उसका सीट को उसके गले से अलग करके फेंक देता है जैसे वो जाकर जमीन पे गिरता। नायरी कहती है नायरी कहती मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौत पर किसी को इतनी परवाह होगी कि वो इस पर कुछ कहे। और अगर वो कह भी दे तो 2-3 हफ्ते में उसे भूल जाएंगे। पर इससे उदास मत होना। दुनिया में ज्यादातर दुख चुपचाप गुजर जाते हैं। तब बस उन्हीं कई यादों में से एक हो। अलविदा यॉर्क। मिराई कहता अब मुझे आर्लो को मारना होगा है ना? हाँ अब समय आ गया है कि उसे तुम अपनी अपमान का सजा दो। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। सोच रहे हो कि क्या वो अभी वहाँ बैठा होगा जहाँ हम पहली बार मिले हैं? तभी कोई कहता विम पर। इससे मास्टर हे उनका ध्यान उस पर जाता और हे उन कहती है मुझे लगता है कि मैंने अभी किसी को रोते हुए सुना है। और उस तब जाते हुए कहती मैं उसकी जाँच करने जा रही हूँ, शायद वो कोई खोआ हुआ बच्चा है। मास्टर कहते रुको हे उन। और ये आर्लो होता जो कहता स्ट्रॉबेरी, मुझे स्ट्रॉबेरी दे दो। हे उन भी अपने सामने देख के हैरान रह जाती क्योंकि वो काफी डरावना सा लग रहा होता है। और हे उनको खाने की कोशिश करता है। कहता है मुझे एक स्ट्रॉबेरी मिली। हे उन डरते हुए कहती आर्लो। लेकिन आर्लो उसे पकड़ते हुए उसे खाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं। कहते हिलना मत, तुम ठीक हो जाओगे इसलिए बस शांत रहो। मुझे नहीं लगता उसका कोई बुरा इरादा है। और हम देखते आर्लो काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो हे उनको भी छोड़ देता है और वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाता है। हे उन वहीं पे गिर जाती है। मास्टर कहता है क्या तुम ठीक हो? हे उन कहते हाँ मैं ठीक हूँ। क्या आर्लो का अचानक आने का मतलब है कि नायरी का योजना नाकाम हो गई? मास्टर कहते मुझे ऐसा नहीं लगता लेकिन मुझे इस सब के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा है। यहाँ पास में एक नदी है, उसके पीछे चलो और तुम एक झरने तक पहुँच जाओगे। फिर तुम उसके पीछे एक गुफा मिलेगा, जाओ और वहाँ पे छुप जाओ। हेयुन कहते आप कहाँ जा रहे हैं? मास्टर कहती है मुझे होन जिन को ढूंढना है। और हम देखते दूसरी तरफ आर्लो एक जगह जाके लैंड करता है। वो काफी तकलीफ में लग रहा था। कहता मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। और हम देखते वो एक ज्वालामुखी में उतर कहता यॉर्क। एक जूम बन कहता है क्या हो रहा है? 50वें फ्लोर के सभी सिक्योरिटी गार्ड क्यों मर गए हैं? तुम नेक्स्ट मैनेजर थे है ना? क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? क्या आप नंबर 9 सुन रहे हैं? मुझे बताओ क्या हो रहा है? नंबर 9 घबराते हुए कहता यॉर्क मर गया है। इसका मतलब है कि आर्लो अब तबाही मचाने वाला है। इससे वो भी हैरान कहता क्या? तभी वो पूरा जगह ही कांपने लगता है जिससे वो दोनों हैरान रह जाते हैं। और आर्लो काफी रोते हुए जबरदस्त चीख मार रहा होता है। इससे वो ज्वालामुखी भी फटने लगता है और वो काफी ज्यादा रोने लगता है और चीखने लगता है। इससे मिराई और नायरी का ध्यान भी उस पर जाता है और साथ ही हे उनका ध्यान भी। 9 भागते हुए कहता मेरे रास्ते से हट जाओ। वो जूम कहता रुको।
क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? डैम इट, मेरा इंतजार करो, मुझे पीछे मत छोड़ो। नायरी कहती वो जरूर आर्लो ही होगा, चलो उसे ढूंढते हैं। तभी नायरी का सिस्टम रिंग रिंग करने लगता है। इसे वो भी हैरान होती है। फिर कहती क्या ये तुम हो हेयोन? मैंने तुम्हें फोन कब दिया? हेयोन कहती मैंने ज्वालामुखी से एक विस्फोट की आवाज सुनी। क्या तुम अभी आर्लो से लड़ रहे हो? नायरी कहती नहीं, हमें अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्यों? हेयोन कहती मैंने अभी कुछ पल पहले ही आर्लो को देखा था, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या वो तुम दोनों के पास गया है। नायरी कहती तुमने आर्लो को देखा, वो कहाँ गया? इसे हेयोन चुप हो जाते हैं। नायरी भी खामोश होती है। फिर कहती है खैर चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तभी हेयोन कहती है रुको, क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकती हूँ मदद के लिए? मुझे लगता है कि उस ज्वालामुखी के कारण बहुत से लोग खतरे में हैं। नायरी कहती है मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था अभी कुछ इंसानों को बचाने का कोई भी मतलब नहीं है। हम कुछ न कुछ पता लगा ही लेंगे, इसलिए अब जाओ और छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो। अलविदा। हेयोन कहती है रुको नायरी, लेकिन नायरी कहती है चलो चले। मिराए होनजिन को देख रहा था, कहता क्या वो मर गया है, और वो भी वहाँ से जाने लगता है। और हेयोन कहती तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम बेवकूफ हो नायरी, मैं उन कुछ लोगों में से एक हूँ जिन्हें मिराए ने पहले बचाया था। यही बात जीसियन, हिमी, यूला और बाकी सभी पर भी लागू होता है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम ये तय करो कि लोगों की जिंदगी की कीमत कितनी है? भूल जाओ, मैं जाके वही करूंगी। तुम बेवकूफ हो नायरी। और हेयुन भी आगे की तरफ बढ़ने लगती है और हम देखते ज्वालामुखी भी विस्फोट होना शुरू हो जाता है। और ये जेजू आइलैंड का आउटसाइड जोन होता है, जूम गन डिफेंस पेरीमीटर। जूम गन कहने लगते हैं हटो हटो, तो कोई कहता हमें कहाँ जाना चाहिए, और वो सभी भागने लगते हैं। जूम गन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें बाहर की निगरानी करनी चाहिए। तो दूसरा जूम गन कहता सच में उन्हें अचानक क्या हो गया? उस शापित ज्वालामुखी की वजह से सिचुएशन पहले ही बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है। एक जूम गन कहता क्या तुमने नहीं सुना? तो दूसरा कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो दूसरा कहता आर्लो, मैंने सुना है कि अगर उसे खाने के लिए स्ट्रॉबेरी ना मिले तो वो तबाही मचाने लगता है। दूसरा कहता मजाक मत करो, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे यॉर्क भूल जाए। अभी आर्लो ज्वालामुखी से बाहर आते हुए उन दोनों के सामने लैंड करता है। इसे वो दोनों घबराते हुए कहते मैंने तुमसे कहा था ना ये आर्लो है। और वो दोनों भी भागते हुए कहते हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर एक बार वो तबाही मचाना शुरू कर देते वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें जूम गन भी शामिल है। अभी आर्लो जबरदस्त धार लगाता है और काफी सारे जूम गन को मारना शुरू कर देता है। जूम गन कहते कोई मेरी मदद करो, लेकिन आर्लो उसे भेड़ बकरी की तरह काट रहा होता है और उसे चबा चबा खाना शुरू कर देता है और कहने लगता है मुझे खाना चाहिए, कुछ भी, मुझे कुछ खाने को दो। और अपने मुंह से लावा के बीम छोड़ता है जिससे कई सारे जूम गन जल के राख हो जाते हैं। नायरी कहते वो रहा, जाओ। आर्लो का ध्यान भी उस पे जाता है। अभी मिराई है कि उसके सिर पे अटैक कर देता है और नायरी कहते मजे लो। मिराई के अटैक से आर्लो वहीं पे गिर जाता है और नायरी कहती हमारे पिछले मुलाकात को कितना समय हो गया, शायद 1 हफ्ते से ज्यादा। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा आर्लो। हमने तो मिराई का काफी सारा बॉडी भी चल रहा होता है, दोबारा रीग्रो हो रहा होता है। फिर वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है क्योंकि मिराई आर्लो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जाके उसके सिर पे अपने बोन से अटैक कर देता है, जिससे आर्लो नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन मिराई काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए अभी आर्लो भी खुद को संभालता है और धार लगाते हुए अपने लावा से मिराई पे अटैक कर देता है। इससे मिराई का आधा चेहरा तक जल जाता है, लेकिन मिराई भी उसको कॉपी करते हुए अपने ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। नायरी हंसते हुए कहती अब ये एक दिलचस्प फाइट है। आर्लो अटैक करते हुए कहता है ये लो। फिर मिराई भी उस पर अटैक कर देता है। तभी आर्लो अपने दोनों हाथों से उसके सिर को कुचल देता है। मिराई भी उसको कॉपी करते हुए उसके सिर पे अटैक कर देता है। तभी आर्लो का मुंह दोबारा फूलना शुरू हो जाता है और नायरी कहती मुझे यकीन है कि तुम उलझन में हो, मुझे माफ करना, लेकिन ये पिछले बार की तरह खत्म नहीं होगा। मिराई ने अपनी पूरी पावर वापस पा ली है। तभी आर्लो जबरदस्त चीख मारता है, लेकिन मिराई भी उसका कॉपी करते हुए हल्का सा चीख मारता है। इससे नायरी भी हंसने लगती है। अभी मिराई आगे की ओर बढ़ते हुए आर्लो पे जाके अटैक कर देता है, जिससे आर्लो जमीन में धंस जाता है। तभी मिराई अपने बोन को निकालते उस पर अटैक कर देता है। इससे आर्लो ऊपर की ओर जाने लगता है और आके जमीन पे गिरता है। तभी उसे एक स्ट्रॉबेरी देखता है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है और कहता है स्ट्रॉबेरी, और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें आर्लो कहता है हे मॉम, तुम क्यों करते हो, क्या आपको स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है? और ये शायद आर्लो का इंसानी याददाश्त है। उसकी मॉम कहती है अच्छा सवाल है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा उन्हें बहुत ही प्यार करते थे। जब मैं इन्हें खाती हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ समय बिता रही हूँ, यही रीजन है कि बार बार मैं उनके पास रहती हूँ। आर्लो कहता उस समय मैं नहीं समझ पाया, हर बार जब मैंने उसे पूछा तो उसने मुझे यही जवाब क्यों दिया, लेकिन मुझे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि सच में उसका क्या मतलब था। क्योंकि हम देखते आर्लो अपनी ही मॉम को मार देता और कहता मॉम क्या मैंने क्या किया, और बताता जूम गन बनने के बाद मैंने अपनी मॉम को ही खा लिया। जो मैं बन गया तो उस समय हैरान था,
मैंने अपनी भूख को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं इसमें फेल रहा। सिर्फ एक ही तरीका था। ऐसा लगा कि ये एक पल के लिए काम कर गया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने मॉम के पास वापस आ गया हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गलतियाँ साफ कर दी गई और मैं इसे भरोसे के साथ बता सकता था कि मैं ठीक हूँ। बस यही एक पल मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। और मेरा से कहता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने खुद पे काबू रखा, भले ही मुझे इसकी बहुत याद आती है। मैं एक और गलती करने से बचने के लिए हर कोशिश करता हूँ। अमीरा को जकड़ लेता और कहता, तो फिर क्यों? अमीरा को काफी सारे पेड़ से तोड़ते हुए आगे की ओर ले जाने लगता है। मेरा अपने कोहनी से अटैक करता है और पंच से अटैक करने के बाद जब अपने हाथ को देखता है तो काफी हैरानी से कहता है, इसकी बॉडी सख्त होती जा रही है, क्योंकि उस हमले से मिराई का हाथ तक टूट जाता है। अभी मेरा अपने आधी बॉडी को अलग करते हुए उससे आजाद हो जाता है। उस पर लगातार अपने बोन से अटैक करने लगता है। आर्लो भी धार लगाते हुए मिराई की तरफ बढ़ता है, लेकिन मिराई भी पंच बनाता है। उसके पीछे के हाथों से ब्लड आने लगता है और उस ब्लड को बूस्ट की तरह यूज करता है और काफी जबरदस्त पंच मारता है, जिससे आर्लो का आधा बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी मेरा अपने पीछे देखता तो हम देखते आर्लो का बॉडी भी दोबारा हील होने लगता है और हम देखते हुए 1 से 2 बन जाता है। नारी कहते, ओ माय, अब वो 2 है। तभी वो दोनों जाके मिराई के आधे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मिराई आके जमीन पे गिरता है और नारी कहती है, लगता है उसके पास पहले नेरिया की तरह दोबारा खुद को ठीक करने की एबिलिटी है। कितना झंझट वाला है ये। कोई भी तरीका नहीं है कि ये पता लगाने की उसका दिल कौन से बॉडी में है। इसके अलावा दोनों बॉडी एक जैसी फिजिकल एबिलिटी रखती है। असल में ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अगर उन दोनों में से कोई भी उसका असली बॉडी नहीं है तो खतरा ये है कि वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर तुम सावधान नहीं रहे हो तो तुम उसे सैकड़ों बॉडी में डिवाइड कर दोगे, तो धीरे धीरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मेरा कहता, क्या इसका मतलब है कि वो मर नहीं सकता? नारी कहती, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। अगर वो मर नहीं सकता तो मैंने भी यही उम्मीद की थी कि वो भी वही गलती करेगा जो तुमने की थी, लेकिन मुझे उसमें ऐसा कोई बात नजर नहीं आता। मेरा कहता, तो फिर भी कोई बात नहीं। और बताया जाता असल में मेरा पहले से ही आर्लो के दर्द के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगा था। आर्लो के शब्द और फीलिंग ने उसे अपनी याद दिला दी। इसी वजह से उसे साफ समझ में आ गया। और मेरा कहता, हिम्मत बनाए रखो। और बताया जाता उसे पता था कि इस तरफ को कैसे खत्म करना है। और हम लोग मेरा भी 2073 कहता, मैं जल्दी तुम्हें इस दर्द से फ्री कर दूंगा।